Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू शेयर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी बच्चों के फ्यूचर की एक अच्छी फ्यूचर की कामना भी करता हूं। तो चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने नॉन फिनाइट के सारे पार्ट्स के बारे में, उसके सारे डेफिनेशंस और साथ में आने वाले एग्जाम्पल्स, ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से आई होप पढ़ लिए होंगे और उसका रिवीजन भी आप लोग कर ले चुके होंगे। तो इन बातों के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए और आज के क्लास में ये देखना है कि आज के इस क्लास में आपको कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है, जो कि आपके स्पोकन स्किल्स को कैसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। तो इन सारे बातों के साथ आज का क्लास यहाँ शुरू किया जाता है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज के इस क्लास में आपको कौन कौन सा टॉपिक आज ग्रामर के पार्ट में पढ़ना है, इस पार्ट को जरा एक कंटेंट के माध्यम से समझ लें। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का ये कंटेंट कि आज क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ देखें, आज जो आपका है नॉन फिनाइट का लेक्चर 3 होने वाला है। इट मीन्स कि नॉन फिनाइट चैप्टर का आज क्लास 3 है। इस क्लास में आज क्या पढ़ना है आपको और उस टॉपिक का कितना फ़ायदा है, जो मैं ज़रा चर्चा कर दूं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ मैं पहले से लिख दिया हूँ, आज लिखना नहीं पड़ेगा, बस मैं बोल दे रहा हूँ कि आज का जो आपका टॉपिक है वो मात्र एक टॉपिक, ओके, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर के सर्कल में बंद कर दिया है। एक टॉपिक पढ़ना है जिसका क्या हेडिंग है, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव, या कह सकते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव, या तीसरा तरीके से बोल सकते हैं यूज ऑफ TO2 प्लस V1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। आज के क्लास के लिए 2 प्लस V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा सेंटेंस में होता है और किस कंडीशन में किया जाता है, ये सारी बातें आज आपको क्लास में पढ़नी है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक के साथ 2 प्लस V1 के यूज के साथ आपको बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर से कौन कौन सा नया नया ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। आपने टेंस में, टाइम एंड डेस में बहुत तरह के नए नए स्ट्रक्चर सीखे जिससे आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताया गया। उसके अलावा जब पढ़ाया गया मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब में भी काफ़ी अच्छे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन बताया गया। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा अलग, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसलेशन होता है वो आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको स्ट्रक्चर रहेगा और स्ट्रक्चर के साथ उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो रहेगा, जिसको मैं हिंदी कर करके आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, आप अंत तक इस क्लास को पूरा देखें, ताकि आज के क्लास में आपको नए नए चीज, नए नए ट्रांसलेशन और उसका स्ट्रक्चर को सीखने का मौका मिल सके, जो आपको स्पोकन स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, यह है आज का आपका टॉपिक, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव, या कह सकते हैं यूज ऑफ 2 प्लस V1। इट मीन्स कि 2 प्लस V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। यहाँ देखें, आप हेडिंग देख रहे होंगे सबसे टॉप में, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव, या इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यूज ऑफ 2 प्लस V1। ओके, क्या हो गया, यूज ऑफ 2 प्लस V1। तो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि इन्फिनेटिव आपका 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। इस बात की जानकारी आपको क्लास 2 यानी लेक्चर 2 में अच्छे तरीके से बता दिया गया था। मैंने ये भी बताया था कि इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, सारे ब्रांचेज को अलग अलग सेपरेट पढ़ना होता है। तो आज के टॉपिक में आपको पहला इन्फिनेटिव, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, तो सिंपल का प्रयोग पढ़ना है। बाकी बेयर बच गया तो उसके लिए अगले क्लास के लिए वेट करेंगे, फिलहाल आप सिंपल की ओर फोकस करें। तो आपका आज का टॉपिक का हेडिंग क्या हो गया, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव, या कह सकते हैं यूज ऑफ TO2 प्लस V1। आइए यहाँ शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट।
यहां देख रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट जो पढ़ा जाए जरा, इन्फिनेटिव। ध्यान देंगे यहां पर मैंने पूरा लिखा है स्पेलिंग INFINITIV इन्फिनेटिव, लेकिन मैं बता दूं कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि इन्फिनेटिव को शॉर्ट में INF डॉट भी कह सकते हैं। तो अगर कहीं पर मैंने INF डॉट लिख दिया तो आप समझेंगे वो क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके, तो यहां कह रहा है कि इन्फिनेटिव मतलब कौन सा इन्फिनेटिव, 2 + V1, जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ध्यान देंगे यहां पर क्लियरली कह रहा है कि एज ए सब्जेक्ट, जिसको मैंने यहां पर एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होगा जी, सब्जेक्ट मतलब हो गया कर्ता, जिसकी जानकारी मैंने आपको टेंस में और वॉइस में अच्छे तरीके से बता दिया है। तो क्या हो गया कि इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो जरा कैसे समझें इसको। आप टेंस पढ़ें, टाइम एंड टेंस पढ़ें और मॉडल वर्ब भी पढ़ें। इन तीनों चैप्टर में आपको ट्रांसलेशन बताया गया कि कैसे कोई ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है। सपोज दैट अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं टेंस का या टाइम एंड टेंस का कि बच्चे सोमवार को विद्यालय जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे आप कि चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में क्या हो गया जी, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में काम कौन कर रहा है, बच्चे। तो जो काम करता है क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट है जो सबसे आगे लगता है। उसी तरह से आपको पढ़ाया गया था मॉडल भर में भी कि तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। इस क्वेश्चन में यू क्या आ गया, तो यू आपका हो गया सब्जेक्ट। तो ये तो आपके टेंस और वॉइस या मॉडल वर्ब की बातें हैं। अब यहां पर हमको कुछ अलग, पुराने चैप्टर से कुछ अलग हट करके बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसलेशन पढ़ना होता है, जिसमें आपको 2 + V1 को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहां मैंने क्या लिखा, फर्स्ट रूल कि 2 + V1 का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। इट मीन्स कि अब इसको ऐसे समझें कि जहां पर आप लोग यूज करते थे तुम, वह, यू, ही, ये सब, उसको अब हटा देना है और उसके जगह पर 2 + V1। अब V1 क्या दिया गया है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो क्वेश्चन में क्या V1 है, उसके आगे क्या कर देना आपको 2 + V1। इस पार्ट को सबसे आगे रखना है, सेंटेंस को सबसे आगे रखना है। तो किस रूप में काम करेगा जी, तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि एक इन्फिनेटिव का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में अच्छे तरीके से किया जाता है। कैसे जरा देखें। तो सबसे पहले जरा सीखें स्ट्रक्चर कि कैसे इन्फिनेटिव में 2 + V1 सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा जी, 2 + V1। ध्यान देंगे अपने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, 2 + V1। ये सबसे आगे आया है, किस रूप में आ गया है, तो इसे हम चाहें तो सब्जेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या शो कर दिया कि 2 + V1 जब सबसे आगे लगता है किसी वाक्य के सबसे शुरू में, तो किस रूप में काम करता है, सब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ योर सिंपल इन्फिनेटिव। उसके बाद क्या आ गया जी, ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया डाल देना है टेंस के अनुसार। उसके बाद डालना है क्या, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में OW जो आपका एप्लीकेबल है। अगर OW क्वेश्चन में मतलब अदर बर्ड, O फॉर अदर, W फॉर बर्ड। तो OW क्या होता है, इस बात की जानकारी आपको टेंस में अच्छे तरीके से बता दिया गया था, तो आई थिंक आपको याद होगा। तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर हो गया कि पहले सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बर्ड। लेकिन ध्यान देंगे कि आपको सब्जेक्ट के बदले क्या लिखना है, 2 + V1, यानी 2 + V1 को ही मुख्य सब्जेक्ट बनाया गया है। तो जरा कैसे एग्जाम्पल देखें। अक्सर आप सुनते होंगे या अपने किताबों में पढ़ा होगा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। तो देखो, तो टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो यहाँ पर अच्छा क्या है जी, तो टहलना का मीनिंग क्या हो गया, वॉक, ना कि बाल्क। लिखाता है WALK, लेकिन पढ़ते हैं क्या, वॉक। लेकिन वॉक को आगे में क्या लगा देना साथ में 2, तो क्या बन जाएगा, 2 वॉक। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया एग्जाम्पल आपका, यहाँ ध्यान देंगे
टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी हिंदी क्या हो गया, टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है, या कह सकते हैं कि टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो यहां देखिए टू वॉक, यानी टू वॉक जो क्या है कि इन्फिनिटिव है, जो है किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इन्फिनिटिव कैसे हुआ, तो टू और प्लस वॉक, तो वॉक कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो क्या हो गया 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव। यहां देखें दूसरा एग्जांपल, टू राइट, लिखना, ठीक है। तो टू राइट यहां पर सबसे आगे यूज किया गया है, तो किस रूप में आया जी, तो ये सबसे आगे आपका आ गया एक सब्जेक्ट के रूप में, जो क्या है एक इन्फिनिटिव है। कौन सा इन्फिनिटिव, तो सिंपल इन्फिनिटिव। तो टू राइट इज एन आर्ट, हिंदी क्या हो गया कि लिखना एक कला है। तो समझिए क्वेश्चन को, अगर हम बोलते हैं कि वह बाजार जाता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा कि लिखना एक कला है, लिखना एक कला है। थोड़ा सा जरा रुकिएगा, थोड़ा सा बैटरी फ्री हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए क्या हो गया कि कह रहा है कि टू राइट इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। तो टू राइट यहां पर जो यूज किया गया है किस रूप में आया है, एक सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर दिए गए दो एग्जाम्पल से आप ये समझ चुके होंगे कि 2 + V1 इट मीन सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर किसी वाक्य में सबसे आगे होता है तो वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट। इस तरह के और भी तरह तरह के आज आपको नियम पढ़ने हैं, जो आपको स्पोकन में, ठीक है, स्पोकन में और राइटिंग में आपको काफी हेल्पफुल होगा। बस ध्यानपूर्वक आप प्रत्येक स्ट्रक्चर को देखें और स्ट्रक्चर पर सेट किए गए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश भी करें। तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की ओर, जो कि सिंपल इन्फिनिटिव का रूल नंबर 2 है। यहां ध्यान दें, आपका ऊपर में हेडिंग दिया गया है रूल नंबर 2। तो रूल 2 जो है वो क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे, ये भी किसका रूल है जी, ये भी जो रूल है ये 2 + V1 का ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो अब यूज करना है हमको एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जरा पढ़ा जाए रूल नंबर 2 को। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, जिसको हम सिंपल इन्फिनिटिव भी पुकार सकते हैं। 2 + V1 इज यूज्ड एज, यहां पर थोड़ा सा एन लिख लेंगे, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको मैं काट दे रहा हूं, आप भी इसको सुधार लेंगे, दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक। ओके, यहां क्या करेंगे एन, उसके बाद क्या डालेंगे ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। जिस तरह से किसी वाक्य में 2 + V1 का प्रयोग सबसे आगे करके सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 + V1 का प्रयोग सबसे पीछे कर करके एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे सिंपल वाक्य लीजिए आप, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो क्या बनता है जी आई टीच यू, तो यू कहां गया सबसे पीछे, तो यहां पर यू किस रूप में आया, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक उसी तरह से जब 2 + V1 सबसे आगे था तो क्या बना सब्जेक्ट, और 2 + V1 को सबसे पीछे कर देंगे तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो है ना आसान, आपका रूल 1 और रूल 2 दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे जरा समझिए फाइनली, अगर वाक्य के आगे मतलब सेंटेंस के सबसे शुरू में तो रूल नंबर 1 और सेंटेंस के सबसे पीछे तो रूल नंबर 2, यानी फर्स्ट में सब्जेक्ट के रूप में तो सेकंड में ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी बात को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आप देखें स्ट्रक्चर, अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या आता है कि पहले सब्जेक्ट, अब ध्यान देंगे यहां पर शुरू में कर रहा है सब्जेक्ट, तो यहां पर आप सेम टू सेम वैसा सब्जेक्ट लेंगे जैसा पहले आप टेंस या टाइम एंड टेंस या मॉडल वर्ब के ट्रांसलेशन में लिया करते थे। कोई भी वाक्य यहां पर रह सकता है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो पहले क्या हो गया सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज ए भी, मतलब एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और एक्जुलरी वर्ब के साथ आवश्यकता अनुसार V1 से डॉट 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 कितना तक V5 तक प्रयोग करते हैं, जो आपको डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको बिना सहायक क्रिया के भी वर्ब का फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट या पास्ट का इंडेफिनिट भी हो सकता है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, मैंने आपको सिखाया था कि टेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनता है तो वहां पर सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बनता है तो वहां पर भी आपको सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैंने दोनों चीज दिया है, आपका ए भी है और V1 से लेकर V5 तक भी है। तो जैसा टेंस के अनुसार सेटिंग रहेगा उसी तरह से आपको यहां पर यूज करना होता है। सहायक क्रिया भी रह सकता है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वो टेंस में आपको पढ़ा दिया गया था। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो डायरेक्टली आपका V1 या V2 या V5, बस 3 चीज, V1 या V2 या V5 इसका प्रयोग हो सकता है। चलिए वो तो अलग बात है, आगे देखते हैं। और लास्ट में क्या करना है जी आपको, 2 + V1। यहां देखिए लास्ट में क्या रहा है, 2 + V1। तो ये जो 2 + V1 है वो यहां पर किस रूप में आ गया, एक आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो गौर करें जरा। चलिए मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं बैक पेज पे। यहां ये बैक पेज पे यहां देखें तो यहां जो मैंने यहां पर एक डीप रेड से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान देंगे डीप रेड से। ओके, तो क्या लिखा हुआ सबसे आगे जी, स्ट्रक्चर में देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ कि 2 + V1, तो किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में। तो 2 + V1 सबसे आगे था तो किस रूप में आ गया, सब्जेक्ट। इसी बात को यहां पर देखिए आप रूल नंबर 2 के स्ट्रक्चर में, जिसको मैं फिर से डीप रेड कर रहा हूं। ओके, देखेंगे डीप रेड में सबसे लास्ट में देखें, स्ट्रक्चर के सबसे लास्ट में क्या है आपका जी, 2 + V1 यहां भी है लेकिन सबसे पीछे है, तो सबसे पीछे किस रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे आगे सब्जेक्ट, सबसे पीछे ऑब्जेक्ट। जब एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल कर रहा है कि चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अब देखें यहां पर जो चिल्ड्रेन है वो क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट, लेकिन टू प्ले, ये जो टू प्ले यहां पर दिया गया है वो किस रूप में आया है जी, ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या हो गया कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। क्या हो गया कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन समझिए कैसे, बच्चे पसंद करते हैं। ओके, बच्चे पसंद करते हैं क्या, खेलना। तो खेलना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे फुटबॉल चाहते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे होता है कि बच्चे फुटबॉल चाहते हैं, तो बच्चे क्या होता है आपका, सब्जेक्ट। चाहना क्या होता है, वर्ब, और फुटबॉल क्या आपका होता है जी, ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल वाक्य को मैंने इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। तो बच्चे फुटबॉल चाहते हैं के बदले क्या कर दिया मैंने कि बच्चे खेलना चाहते हैं। तो फुटबॉल के बदले मैंने क्या यूज किया, खेलना। तो खेलना मीनिंग क्या हो गया जी, प्ले। और प्ले के ठीक आगे क्या लग गया, टू, तो क्या बन गया, टू प्ले। तो टू प्ले क्या बन गया यहां पर, एक सिंपल इन्फिनिटिव जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। समझ गए। अब समझिए एग्जांपल नंबर 2 को। क्वेश्चन कह रहा आई वांट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूं। ओके, क्या होगा, मैं पढ़ाना चाहता हूं। अर्थात इसको ऐसे तोड़, सेंटेंस को तोड़िए जरा, ब्रेक कीजिए। मैं चाहता हूं, आई वांट, क्या करना, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या यहां पर हो गया, टू टीच, जो किस रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर जो आपका दिया गया है टू टीच, ये आपका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट। जो है वांट है वो हो गया वर्ब का पहला रूप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और आई जो शुरू में दिया गया है, ये शुरू में क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्या बन गया, आई वांट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो ये है आपका रूल नंबर 2 जो आपको बनाया गया सिंपल इन्फिनिटिव की सहायता से। लेकिन जिन बच्चों को सिंपल इन्फिनिटिव समझने में दिक्कत हो रहा है, आई थिंक दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको इस ट्रांसलेशन का एक सेकंड रूल, एक सेकंड मेथड बताता हूं आपको, एक ट्रिक के माध्यम से। जब चाहें तो टेंस की सहायता से भी इस पैटर्न को आप बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि बिना टेंस के ट्रांसलेशन आपको दिक्कत देगा, और हमेशा देते आ रहा है अभी तक और आगे भी देगा। कब, जब आपका टेंस पर स्ट्रक्चर के साथ पूरा पकड़ नहीं होगा तब। यहां जो मैंने बताया 2 एग्जांपल कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले और आई वांट टू टीच, ये दोनों आपका सिंपल इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसको चाहें तो आप टेंस की सहायता से भी, ओके, आप टेंस की सहायता से भी इस पैटर्न को बना सकते हैं। जरा कैसे, ध्यान देंगे इस बॉक्स में जो आपको नोट में दिया गया है कि टेंस से कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो चलिए यहां पर मैं जो नोट है उस नोट्स में हेडिंग दे देता हूं थोड़ा सा, टेंस। इस टेंस की भांति चाहे तो आप इन्फिनिटिव के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आपका सही सही आंसर बन जाएगा। बस जैसा मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो नोट्स बताने जा रहा हूं, उस नोट्स पर गौर करें। यहां देखें, आपको मैं यहां पर एक लिख रहा हूं, एक छोटा सा वर्ड जिसे बोलते हैं डबल वर्ब्स।
क्लियर? क्या हो गया आपका? डबल वर्ब्स। तो पहले जरा मैं लिख दे रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से आप देखें, उसके बाद मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि कैसे टेंस की सहायता से इन्फिनेटिव के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो डबल वर्ब में से एक वर्ब आपका आगे रहेगा और एक वर्ब आपका पीछे रहेगा, जो आपको मैं यहां शो कर रहा हूं। करना क्या होता है कि जो पिछला वर्ब है उसको आप आगे ले जाएंगे और अगला वर्ब को आप कहां ले जाएंगे? पीछे ले जाएंगे। जैसा मैंने आपको यहां पर एरो तीर मार करके मैंने आपको समझा दिया कि जो अगला वर्ब है वो कहां चल जाएगा? पीछे, और जो पिछला वर्ब कहां चलेगा? आगे। तो ध्यान देंगे, ये जो फॉर्म लिखा गया है ये फॉर्म आपका हिंदी में होगा, यानी हिंदी में क्वेश्चन रहेगा तब, और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करना है, जैसे पढ़ते हैं मैथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से यहां समझिए एक तरह से कि जो पिछला वर्ब है वो चलाएगा आगे और अगला वर्ब चलाएगा पीछे। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो पिछला वर्ब आगे आएगा वो हमेशा टेंस के रूल को फॉलो करेगा, और जो अगला वर्ब पीछे आएगा वो हमेशा इन्फिनेटिव के रूल को फॉलो करेगा। दिस इज द सॉलिड ट्रिक ऑफ योर टेंस। आप टेंस के इस ट्रिक से भी चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, क्योंकि लिखे गए बातों पर शायद आपको विश्वास ना हो, या जो मैं बोल रहा हूं शायद आपको कंफ्यूजन लगे, तो कंफ्यूजन मन में ना रखें, आप क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझें। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि डबल वर्ब, यानी अगर किसी सेंटेंस में, किसी हिंदी वाक्य में लगातार दो क्रिया हो, ठीक ना, अगर किसी हिंदी के वाक्य में लगातार कितने क्रिया? दो क्रिया हो, तो ऐसे परिस्थिति में पिछला वर्ब को आगे कर देना है टेंस की सहायता से और अगला वर्ब को पीछे करना है इन्फिनेटिव की सहायता से, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। चलिए कैसे जरा ध्यान दें। चलिए यहां पर मैं रेड कलर के एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं, उस बॉक्स में इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूं। कौन सा एग्जाम्पल? ये जो नोट दिया गया ना आपका डबल वर्ब का, इस डबल वर्ब के एग्जाम्पल को, जिसको मैंने यहां पर एक लाइन से खींचा। चलिए मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं अकॉर्डिंग टू हिंदी। यहां आइए, यहां एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिखता हूं कि तुम खाना पसंद करते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, एक छोटा सा एग्जांपल। क्या है कि तुम खाना पसंद करते हो। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो तुम है वो किस रूप में आ गया? सब्जेक्ट। खाना ये पहला वर्ब, पसंद करना ये दूसरा वर्ब। मैंने क्या बोला अभी कि अगर हिंदी के वाक्य में लगातार दो क्रिया हो, लगातार दो वर्ब हो, तो देखें तो खाना यहां पर पहला वर्ब हो गया और पसंद करना दूसरा वर्ब हो गया, दोनों क्रिया है, खाना भी और पसंद भी करना। अब आइए देखिए नीचे नोट में, जो मैंने नोट में लिखा, देखो क्या लिखा है हिंदी में कि लगातार दो वर्ब रहेगा। जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो पिछला वर्ब को आगे कर देना है, किसकी सहायता से? टेंस की सहायता से, और अगला वर्ब को पीछे कर देना है, किसकी सहायता से? इन्फिनेटिव। तो चलिए यहां पर आपका पहले क्या था जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए क्या रखेंगे? यू। आ गया। अब पिछला वर्ब क्या है? पसंद करना। ओके, ध्यान देंगे, पिछला वर्ब क्या है? पसंद करना। तो पिछला वर्ब को कहां लिखेंगे? आप आगे करेंगे, तो अगला वर्ब क्या बच गया? खाना। तो खाना कहां कर देंगे? पीछे कर देंगे। तो देखिए, तो अगला वर्ब को हम पीछे करते हैं तो किस सहायता से? इन्फिनेटिव की सहायता से। चलिए खाना का मीनिंग क्या होगा जी? तो खाना का होगा ईट। ईट के पहले क्या लगा दिए हम? टू। किस रूप में आ गया? इन्फिनेटिव। अब बचा पसंद करना, तो पसंद करना क्या होता है? लाइक। अब यहां पर आपको टेंस का नियम क्या फॉलो करना है? अगर क्वेश्चन होता है वह, तो लाइक्स करते। यहां क्वेश्चन क्या है? तुम, तो क्या हो गया? लाइक। तो पसंद करना का मीनिंग यहां पर क्या बन गया? यह बन गया लाइक। दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर क्या आपका हो गया? यू लाइक टू ईट। तुम खाना पसंद करते हो। तो ये है आपका टेंस के मेथड से। तो आप टेंस के मेथड से बनाइए या इन्फिनेटिव से, आपका ट्रांसलेशन सही सही बन जाएगा। तो यही होता है टेंस को इन्फिनेटिव में जोड़ने का फायदा, कि इन्फिनेटिव की सहायता से बना सकते हैं और टेंस की सहायता से बना सकते हैं, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर बिल्कुल सही आएगा, जैसा कि आपको यहां पर बता दिया गया।
तो इस पैटर्न को आप याद रखेंगे। ये ना सिर्फ आपको नॉन फिनाइट चैप्टर में ये जो लिखा ना मैंने इस बॉक्स में नोट, इस नोट को आप बखूबी याद रखेंगे, आपको कहीं पर किसी समय दिक्कत नहीं होने देगा। बस सिंपल कि जब भी किसी सेंटेंस में लगातार दो वर्ब रहे तो पिछला वर्ब हमेशा आगे जाएगा और अगला वर्ब हमेशा पीछे जाएगा, और जब भी पिछला वर्ब आगे जाएगा तो हमेशा टेंस का रूल फॉलो करेगा, याद रखेंगे। और जो अगला वर्ब पीछे जाएगा वो हमेशा इन्फिनिटिव, चाहे वो सिंपल हो या बेयर हो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा सिंपल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव के रूल को फॉलो करेगा। तो यह था आपका रूल नंबर 2 जो आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। यहां शुरू होता है आपका रूल नंबर 3। यहां देखें, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए कॉम्प्लीमेंट, इसका मैं पहले ऊपर में हिंदी जरा लिख दे रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, ठीक है। क्या होगा हिंदी आपका? पूरक। आप पढ़ते होंगे मैथ 9-10 में पढ़े होंगे आप, कंस्ट्रक्शन में एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या? संपूरक कोण। तो यहां पर इंग्लिश में क्या हो गया आपका जी? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक या संपूरक। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया किसी वाक्य में दिए गए अर्थ को पूरा करने वाला मीनिंग ही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर? कैसे? जरा एग्जांपल से समझेंगे। पहले रूल जरा देखें तो क्या होगा कि इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इन एनी सेंटेंस। किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी किसी वाक्य में एक पूरक के रूप में हम चाहें तो 2+V1 का प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक या संपूरक, जिसका अर्थ होता है कि दिए गए वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला। जैसे हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मैं चाहता हूं, तो क्या सेंटेंस में चाहना का अर्थ चल रहा है पता पूरा? नहीं। तो इसमें कर देंगे मैं खेलना चाहता हूं, तो खेलना क्या हो गया? संपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम समझते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि पहले सब्जेक्ट जो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द हिंदी और इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी ऑल्सो यूज ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ए भी, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लुरल तो प्लुरल। अब यहां पर यूज किया गया बीच में, देखिए क्या गया? 2+V1। यही 2+V1 जो है वो क्या है जी? एक कॉम्प्लीमेंट है, जिसको COMP डॉट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिए तो गौर कीजिए, रूल फर्स्ट में सबसे आगे तो सब्जेक्ट के रूप में, रूल 2 में सबसे पीछे तो ऑब्जेक्ट के रूप में, रूल 3 में कहाँ गया? बीच में, सेंटर में आ गया। तो सेंटर में आते किस रूप में आ जाए? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आ गया समझ में क्लियरली? हाँ देखें, कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आ गया? 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में अदर वर्ड। जैसे यहां कह रहा कि हर डिजायर, उसकी इच्छा, इज टू सी यू अगेन। यहां देखें जो टू सी दिया गया है बीच में, और यहां देखें एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा ही डेयर्स टू टीच। तो एग्जाम्पल 1 में देखें टू सी, जिसको मैंने रेड डिप से कर दिया अंडरलाइन, और एग्जाम्पल 2 में देखें टू टीच, जिसको मैंने रेड से किया डीप से अंडरलाइन। ये दोनों जो पार्ट है वो दोनों पार्ट क्या है जी? आपको शो करता है कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है और सेंटेंस के अर्थ को भी पूरा कंप्लीट कर रहा है। देखो तो, हर डिजायर इज टू सी यू अगेन, उसकी इच्छा तुम्हें दोबारा देखने की है। तो सेंटेंस को ऐसे पढ़िए आप कि उसकी इच्छा दोबारा है। तो क्या चल रहा है अर्थ पता कि दोबारा क्या है? जो सुनिए फिर से, उसकी इच्छा दोबारा है या पुनः है। तो यहां पर अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या डाला गया? तुम्हें देखने की। तो यू सी, टू सी जो लगा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखो दूसरे एग्जाम्पल में कि ही डेयर्स मी, उसकी डेयर मतलब आपको पढ़ाया गया था मॉडल में, डेयर मतलब हिम्मत करना या साहस करना। तो चलिए ऐसा सेंटेंस पढ़िए, ही डेयर्स मी, तो क्या हिंदी होगा कि उसकी मुझे हिम्मत है। क्या होगा? उसको मुझे हिम्मत है। क्या सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है? कंप्लीट नहीं दे रहा है। तो इस अर्थ को पूरा करने के लिए क्या डाल दिए? टू टीच। तो टू टीच क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन किस रूप में? एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो क्या बन गया कि ही डेयर्स टू टीच मी, यानी उसे मुझे पढ़ाने की हिम्मत है
या उसे मुझे पढ़ाने का साहस है। तो यहाँ पर जो टू टीच आया वो क्या किया कि हिम्मत को या साहस को, अर्थ को कंप्लीट कर देता है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब आइए रूल नंबर 4 की ओर। नंबर 4, रूल 4 में कहता है नियम कि इन्फिनिटिव मतलब 2 + v1 इज यूज्ड जस्ट आफ्टर ए प्रीपोजिशन। ये क्या लिखा गया जी आपका जी, प्रीपोजिशन। आप चाहें तो इसको पूरा कर सकते हैं, जिन बच्चों को दिक्कत है वो लिख लेंगे क्या, प्रीपोजिशन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, शॉर्ट में लिखा था। प्रीपोजिशन एक चैप्टर है जो कि 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, तो दोनों मिला के पढ़ना है। तो इस पॉइंट को मैं ही पढ़ाया नहीं हूँ, प्रीपोजिशन को आगे पढ़ाना है। और हल्का फल्का जानकारी आपको 10th क्लास या 9th क्लास के अनुसार आपको प्रीपोजिशन के बारे में होगा, जैसे ऑन, इन, इनटू, ये सब क्या आपका है जी, प्रीपोजिशन है। तो इस बात की जानकारी आप 10th क्लास में ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पहले आप समझिए इन्फिनिटिव का रूल जो प्रीपोजिशन को फॉलो करता है कैसे। यहाँ कह रहा है इन्फिनिटिव इज यूज्ड जस्ट आफ्टर मतलब ठीक बाद, किसके बाद, तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद। तो इसका क्या अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि इन्फिनिटिव मतलब 2 + v1 का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के ठीक बाद किया जा सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको जो पढ़ाया था मैंने टेंस, तो टेंस में ऐसा एग्जाम्पल बताया था, लेकिन शायद आपको ध्यान नहीं होगा। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि कहां पर बताया गया था और कैसे बताया गया था। यहां देखें पहले स्ट्रक्चर हो गया, पहले सब्जेक्ट जो कुछ भी रह सकता है अकॉर्डिंग टू द हिंदी और इंग्लिश मीनिंग, उसके अकॉर्डिंग ए भी मतलब सहायक क्रिया। अब यहां पर डालना है आपको प्रीपोजिशन, ठीक ना, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या लगाना है आपको, 2 + v1। तो प्रीपोजिशन के बाद जो लगेगा 2 + v1, ये ऐसे क्वेश्चन में जो इन्फिनिटिव है, जो लास्ट में क्या लगेगा आपका 2 + v1, ये हमेशा आपके प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ही लगेगा, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा कि आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको एक सही एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद कोई सुटेबल प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आवश्यकता अनुसार दिया गया 2 + v1। तो कैसे जरा एग्जांपल देखें आगे। यहां पर देखें, यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि द पेशेंट मतलब रोगी या मरीज इज अबाउट टू डाई। तो ध्यान देंगे यहां पर जो अबाउट को मैंने अंडरलाइन किया, ये अबाउट आपका क्या है जी, तो यही जो अबाउट आपका है वो शो करता है किसको, प्रीपोजिशन को, क्योंकि अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। और टू डाई, ये टू डाई जो आ गया आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव, जो कि सिंपल इन्फिनिटिव कहलाता है। तो हिंदी क्या हो गया कि रोगी मरने वाला है या रोगी मरने को ही है या मरने ही को है, ठीक है। तो रोगी मरने वाला है, इस बात को मैंने टेंस में जब पढ़ाया था आपको फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर के स्ट्रक्चर में ऐसा एग्जाम्पल लिखाया गया था, सेम यही एग्जाम्पल लिखाया गया था। जिन बच्चों को याद नहीं है वो फिर से टाइम एंड टेंस का जो लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 8, उसमें आप देख लेंगे कि सेम यही एग्जाम्पल दिया होगा कि द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, रोगी मरने वाला है या मरने को है। अगला देखिए एग्जाम्पल, यू हैड नो चॉइस, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, हो ना, यू हैड नो चॉइस बट या एक्सेप्ट, यहां पर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, बट भी सही और एक्सेप्ट भी सही। ये दोनों क्या है जी, ये दोनों आपका प्रीपोजिशन है। फिर क्या आ गया, टू ओबे, तो टू ओबे जो आ गया ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। क्या बन गया एग्जाम्पल कि यू हैड नो चॉइस, यू हैड नो चॉइस बट एक्सेप्ट टू ओबे, मतलब तुम्हारे पास आज्ञा पालन करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। या कह सकते हैं कि तुम्हारे पास आज्ञा मानने के अलावे कोई दूसरा तरीका या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो पहला एग्जाम्पल में अबाउट और दूसरा में बट या एक्सेप्ट, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है। और उसके ठीक बाद क्या देख रहे हैं, टू डाई, टू ओबे, ये क्या आपका हो गया इन्फिनिटिव। इट मीन्स क्या वेरीफाई किया, वेरीफाई ये किया कि एक इन्फिनिटिव का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के ठीक बाद भी किया जा सकता है। इस तरह से आपका ये रूल भी हो गया कंप्लीट। आगे आते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बैक पेज पे आइए।
चलिए ठीक है, रूल नंबर 4 था जी। हाँ, आ गया ये रूल नंबर 5 की ओर। रूल 5 में करा है इन्फिनेटिव, मतलब 2 + V1 इज यूज्ड जस्ट आफ्टर, मतलब ठीक बाद, सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स। वर्ब मतलब क्रिया। इस रूल को आप VVI कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ खास वर्ब लिखाए गए हैं, कुछ खास क्रिया दिए गए हैं। उन क्रिया के बाद आपको हर हाल में, हर कंडीशन में और हर चैप्टर में आपको 2 + V1 का प्रयोग करना होता है। यही चीज आपको 12th के एग्जाम में भरने के लिए पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में कि मीनिंग दिया रहेगा, उसके बाद आपको भरना होगा कि आप केवल V1 भरते हैं या 2 + V1 भरते हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ खास वर्ब दिए गए हैं, कुछ खास क्रिया दिए गए हैं, तो ये वही क्रिया आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको 12th लेवल के अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्रिया हैं जिसके बाद 2 + V1 का प्रयोग होता है, लेकिन वो सारे क्रिया आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि 12th एग्जाम में। तो 12th के लेवल के अनुसार आपको यहाँ पर कुछ खास मीनिंग दिया गया है जो कि वर्ब है, क्रिया है। उस क्रिया के बाद आपको हमेशा 2 + V1 का प्रयोग करना होता है, चाहे वो दिया गया क्रिया V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो। उसके ठीक बाद आपको इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। यही आपका होता है रूल नंबर 5। क्या हो गया कि इन्फिनेटिव इज यूज्ड जस्ट आफ्टर सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स। कुछ खास क्रिया के पहले, कुछ महत्वपूर्ण क्रिया के, सॉरी पहले नहीं, बाद, जस्ट आफ्टर है, ओके, बाद, कि कुछ खास क्रिया के ठीक बाद हमेशा 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। ओके, कैसे जरा देखें कौन कौन सा क्रिया है, ये आपको याद करना होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको समझा दूं, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है कि मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर कुछ मीनिंग है जो कि आपको याद करना होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में इतना में जो दिया गया मीनिंग है, उसमें से कोई भी मीनिंग अगर आपको दिख जाए तो उसके ठीक बाद जो खाली स्थान रहेगा उसमें आप हमेशा 2 + V1 भरेंगे, केवल 2 + V1। तो कौन सा मीनिंग हो गया? पहला हो गया बिगिन, शुरू करना। दूसरा डेयर, हिम्मत करना या साहस करना। यही चीज़ आपको तुरंत ही बताया गया था। चेक करने के लिए आप देख लीजिए जरा। आइए बैक पेज पे ले चलता हूं मैं आपको फिर से। यहाँ देखें रूल 3 का एग्जाम्पल नंबर 2 जिसे मैंने सर्कल में बंद किया। रूल 3 का एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ क्या लगा हुआ जी? देखिए जिसको मैं बंद कर रहा हूँ सर्कल में, डेयर्स। मैंने क्या था कि डेयर हो चाहे डेयर का कोई रूप हो, इसके जस्ट बाद आपको क्या लगाया गया है? तो टू टीच। तो क्या हो गया आपका? इन्फिनेटिव हो गया ना, प्रूफ। तो ऐसे मीनिंग के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक हो गया बिगिन, डेयर, लर्न, सीखना, लाइक, पसंद करना, मैनेज, पूर्ति करना, अरेंज, प्रबंध करना, फॉरगेट, यहाँ पर देखें फॉरगेट, भूल जाना। उसके बाद दिया गया क्या जी? एग्री, राजी होना या सहमत होना, नीड, जरूरत या आवश्यकता, जिसको मॉडल घर में पढ़ाया गया था, ऑफर, किसी के लिए ऑफर देना, छूट भी होता है, मौका देना, रिफ्यूज, इनकार करना, ट्राई, प्रयास करना, कोशिश करना, विश, इच्छा, रिमेंबर, याद करना, प्रॉमिस, वादा करना, प्लान, उपाय करना, होप, आशा या उम्मीद, डिसाइड, निर्णय, टेल, कहना, रिक्वेस्ट, आग्रह करना, वांट, चाहना, टीच, पढ़ाना, वार्न, धमकी देना। ये सारा मीनिंग आप याद कर लेंगे। आई थिंक आप एक बार दो बार इस मीनिंग को रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसके बाद आपको 2 + V1 लगता है। तो यहाँ दिया गया जितना भी वर्ड मीनिंग है, जितना भी वर्ब है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, जिसको मैंने हिंदी बताया, इन सारे मीनिंग के बाद आप 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तो जरा चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, समझिए एग्जाम्पल। यहाँ देखिए एग्जाम्पल कर रहा है द स्टूडेंट, क्या होगा जी? सब्जेक्ट, प्लान्ड मतलब योजना बनाया, तो प्लान। अभी तुरंत देखिए आप पीछे आ जाइए, फिर से पीछे। यहाँ देखिए जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ डीप रेड से, यहाँ देखें प्लान, आपको दिख गया होगा। ये प्लान क्या है? एक मीनिंग है। तो प्लान के बाद क्या लगेगा आपको? हमेशा 2 + V1। वही चीज मैंने आपको यहाँ प्रयोग किया कि द स्टूडेंट प्लान्ड जैसे टू विजिट। टू विजिट क्या हो गया यहाँ पर? इन्फिनेटिव हो गया ना। द स्टूडेंट प्लान टू विजिट द ताज, यानी जो ताज है इसको आप चाहें तो पूरा नाम ताजमहल लिख सकते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? ताज।
तो क्या हो गया कि बच्चों ने ताजमहल देखने का प्लान बनाया, है ना, कि बच्चों ने ताजमहल देखने का प्लान बनाया। आ गया ये एग्जाम्पल नंबर 2, यू लाइक। चलिए लाइक भी देख लीजिए, पीछे आपको दिया गया है लाइक, लाइक कहाँ चला गया, चलिए ठीक है। आगे देखिए, शुरू से देखिए नंबर 4 जिसे मैं डीप रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइक आपको दिख गया होगा, लाइक जो ठीक वर्ब के नीचे लिखा गया है ना जी, लाइक। तो लाइक के साथ भी क्या लगेगा आपका 2 + V1। तो देखिए तो लाइक के बाद क्या लगा हुआ है, टू हेल्प, ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, और लास्ट में क्या है, द पुअर। तो क्या बन गया, यू लाइक टू हेल्प द पुअर, यानी तुम गरीबों की सहायता करना पसंद करते हो। हम चाहें तो लाइक के जगह पर हम वांट भी लिख सकते थे, ठीक ना। ये जो लाइक है अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वांट तो भी सेंटेंस सही है, क्योंकि वांट के बाद भी 2 + V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सारे वर्ब्स को आपको एक बार याद करना होगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6। चलिए इसको आप 6 कर लेंगे जी, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक में 5 लिखा गया है, इसे क्या कर लेंगे आप लोग, इसे कर लेंगे आप लोग रूल नंबर 6, जो कि बेयर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि सिंपल का ही एक तरीका है जो रूल नंबर 5 से मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि रूल 5 में आपको लिखाया गया वर्ब यानी क्रिया, और रूल 6 में क्या आपका है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो क्रिया में और विशेषण में मीन्स कि वर्ब में और एडजेक्टिव में बहुत अंतर होता है, जो आप बेसिक क्लासेस में 8, 9, 10 में पढ़ चुके होंगे। वर्ब से काम करने का बोध, और एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है जी, विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता हो। तो आप पढ़ चुके होंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी कि वैसा कोई शब्द जो किसी संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। यानी टू एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया जी, गुड, तो गुड क्या हो गया, एडिटिव हो गया। वह लंबा है, तो लंबा क्या हो गया, एडिटिव हो गया। तो यहां कह रहा रूल 6 में कि इन्फिनेटिव इज यूज्ड जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव, या इसको केवल एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव इन एनी सेंटेंस, इसको सही कर लेंगे, एडजेक्टिव। कह रहा है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के ठीक बाद यानी किसी विशेषण के ठीक बाद भी किया जा सकता है। जैसे रूल 5 पढ़ें कि कुछ खास वर्ब के बाद हमेशा 2 + V1, ठीक उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से कुछ खास एडजेक्टिव है, कुछ खास विशेषण दिया गया है मीनिंग, उस मीनिंग के बाद आपको हमेशा 2 + V1 का प्रयोग होगा। तो कौन कौन सा मीनिंग है जरा पढ़ा जाए। यहां देखिए, एबल मतलब योग्य, अनेबल अयोग्य, एनेक्शियस जिसको मैंने आपको कल या परसों वाले वर्ड मीनिंग में लिखाया गया था, है ना, कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वहां लिखाया गया था एनेक्शियस मतलब उत्तेजित, इच्छुक। फिर प्लीज्ड प्रसन्न, सरप्राइज्ड मतलब चौंकना, फिर शॉक्ड अचंभित, डिलाइट प्रसन्नता, एंग्री गुस्सा, ग्लैड प्रसन्न या खुश, हैप्पी इसका मतलब भी खुश, राइट सही, रॉन्ग गलत, डॉट 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 etc। तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास एडजेक्टिव दिए गए हैं, मतलब कि कुछ खास विशेषण दिए गए हैं, इनके बाद भी आपको हमेशा 2 + V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये रूल भी आप क्या करेंगे कि इस रूल को भी आप VVI कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है। तो 2 में से कोई एक पूछेगा, या तो पूछेगा कि वर्ब के बाद क्या भराएगा, तो 2 + V1, और एडजेक्टिव के बाद क्या भराएगा, तो वहां पर भी 2 + V1। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन सा वर्ब जो मैंने यहां पर लिखा है रूल नंबर 5 में, और कौन कौन सा एडजेक्टिव जिसे मैंने लिखा है रूल नंबर 6 में। तो रूल 1 से लेकर 4 तक 1, 2, 3, 4 आपको समझने की चीज है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। लेकिन रूल नंबर 5 और 6 आपको याद करने का चीज है, जो कहता है रट्टा मारना, वो रट्टा मारना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा वर्ब कौन कौन सा एडजेक्टिव है। इस मीनिंग को आप 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको बखूबी याद हो जाएगा कि इन सारे वर्ब्स या इन सारे एडजेक्टिव के बाद आपको केवल और केवल 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां देखें, यहां एग्जाम्पल कर रहा है कि आई एम एबल, यहां देखें ना एबल, आप देखें फिर से बैक पेज पे,
यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट मीनिंग जो दिया गया जिसको मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ, एबल, है ना। इस एबल के पहले बाद क्या लगता है जी, तो 2 + V1। एग्जाम्पल देखें, अगर आई एम एबल, यहाँ देखें टू डू, ये टू डू क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। कौन सा इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, दिस वर्क। यानी सेंटेंस क्या बन गया कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम के करने के योग्य हूँ, या मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यू आर एनेक्सियस, देखिए है ना, एनेक्सियस, एनेक्सियस क्या यहाँ पर हो गया, एडजेक्टिव। और मैंने क्या पढ़ाया कि कुछ खास एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है हमेशा, इन्फिनिटिव। तो यहाँ देखें कि एनेक्सियस के बाद क्या लगेगा जी, टू मीट, तो टू मीट क्या आपका है, इन्फिनिटिव। तो क्या बन गया, यू आर एनेक्सियस टू मीट माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे दोस्त से मिलने के लिए इच्छुक हो। तो यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि रूल 5, 6 में आपको सिर्फ कुछ मीनिंग है जो याद करना है, तो आपको रूल 5, 6 आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बचा रूल नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये आपको स्पोकन स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। खास करके अपने डेली लाइफ में जब अपने दोस्तों से बोलते हैं कि सुबह में टहलना लाभदायक होता है, मैं खेलना चाहता हूँ, बच्चे दूध पसंद करते हैं, ये सारा मीनिंग, सारा ट्रांसलेशन आपको इन्फिनिटिव की सहायता से सीखना होगा। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर 3 का सारा टॉपिक। ये आपका सिंपल इन्फिनिटिव का जो प्रयोग था, टोटल 6 रूल, ये आपको मैंने क्लियरली स्ट्रक्चर, हिंदी, एग्जाम्पल सब लिख करके समझा दिया गया। अब इसको कैसे घर पे कंप्लीट करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बाय ऑनेस्टली आप लोग इसे घर पे दोबारा दे करके समझने की कोशिश करेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा उनको। तो ये था आज का आपका टॉपिक। कल का क्या होने वाला टॉपिक जरा मैं बता दूं, कल के लेक्चर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। मतलब कल के टॉपिक में कुछ खास रूल्स पढ़ाए जाएंगे जो ट्रांसलेशन को ही फॉलो करना होगा। नए नए ट्रांसलेशन सीखने को कल भी मिलेगा। अंतर क्या है कि आज आप पढ़े तो 2 + V1 के साथ, क्योंकि क्या था, सिंपल इन्फिनिटिव था। कल आप पढ़ेंगे यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, तो बेयर वाले यूज में केवल V1 पढ़ना होगा, 2 का प्रयोग नहीं पढ़ना होगा। तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ नए नए ट्रांसलेशन, नए नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, लेकिन बिना 2 के साथ, केवल V1। तो कल की बातें कल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद पड़ा होगा, तो आज के वीडियो को जरा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड थैंक यू।